डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और कहने को तो पढ़ता हूँ, वैसे सारा दिन मस्ती किया करता हूँ। हमारी कॉलोनी में हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें सौरभ और रचना है। हम तीनों अपनी कॉलोनी में बहुत मस्ती करते हैं, बाकी बच्चों को बहुत परेशान भी करते हैं और सारा दिन इसी तरह से निकल जाता है और कोई हमें ज़्यादा कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि हम अपनी क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स में आते हैं। क्लास में अगर ज़रा भी शरारत ना करो तो आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और बाहर आकर जितनी भी शरारतें कर लो, घर तक अगर बात ना पहुँचे तो आप अच्छे ही कहलाए जाते हैं। हम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, जिसका कारण है हमारे ग्रुप में रचना का होना। हमें जब भी नोट्स बनाने हों या अपनी बुक कंप्लीट करनी हो, रचना हमेशा हमारी मदद करती है। वो नंबर 1 पर आती है, इसीलिए हमारे नोट्स भी बना देती है, हमें आसानी से समझा भी देती है और हमारे नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। कॉलोनी में भी हम लगभग रात के 8 बजे तक खेलते ही रहते हैं, कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन, और 8 बजे जाकर घर पहुंचते हैं। लेकिन हमारे इस ग्रुप में भी एक परेशानी आ ही गई। रचना के दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, जिस कारण 8वीं की पढ़ाई वो कर नहीं पा रही थी और हमारे भी नोट्स नहीं बन पा रहे थे। हम भी पढ़ाई में कमज़ोर होते जा रहे थे और रचना तो अब फर्स्ट आ ही नहीं सकती थी। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आते गए, उसके जैसे नंबर कम होने शुरू हो गए थे। उसे अपने दादाजी का ध्यान रखना था, इसलिए वो किताबों को हाथ नहीं लगा पाती थी और 8th में अच्छे नंबर ना आना यहाँ बहुत बुरा कहा जाता है। उसके माँ बाप ने सोच लिया था कि इसे ट्यूशन में लगवा देंगे। दादाजी की सेहत सुधरने लगी थी, रचना कहने लगी थी वो पढ़ लेगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जो उसके भी समझ में नहीं आ रहे थे। जब क्लास अटेंड करेगी तभी समझ पाएगी ना। तो उसके पिताजी ने कह दिया था कि उसे ट्यूशन पे लगवाना है, और उसके नंबर कम आए थे, हमारे तो बहुत ही कम आए थे, इसलिए हमारे भी पेरेंट्स कह रहे थे कि हमें ट्यूशन पे लगवाना ही पड़ेगा। अच्छे टीचर को ढूंढना होगा और यहाँ अच्छे टीचर बहुत ही कम हैं। मैं तो ट्यूशन से बहुत ज़्यादा डरता था। यहाँ पर जितने भी ट्यूशन के टीचर हैं, मैंने सुना था मारते बहुत हैं और बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं क्लास में अगर आपके नंबर अच्छे ना आएँ। क्लास में किसी तरह से नोट्स बनवाकर हम अच्छे नंबर ला देते थे, लेकिन ट्यूशन में किसी ऐसे टीचर के पास फंस गए तो हमें तंग बहुत करेगा। हमने ये ड्यूटी रचना की लगा दी थी कि वो अच्छा टीचर ढूंढे, और रचना ने खुद के लिए अच्छा टीचर ढूंढ ही लिया, डिम्पल मैडम। उसने कहा था डिम्पल मैडम बहुत अच्छी हैं और कई लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। वो देखने में भी बहुत सुंदर हैं और उनका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो अपने पिता के साथ रहती हैं और उनके पिता बहुत बीमार हैं, इसलिए वो ट्यूशन का काम करती हैं। वो कभी स्कूल में पढ़ाया करती थी, लेकिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद घर में ही ट्यूशन का काम करने लगी। स्कूल के बाद बच्चे उनके पास आते और वो अच्छी तरह से पढ़ाती, लेकिन उनका घर बहुत दूर था। जंगल के इलाके के पास बनी वो कॉलोनी, उसके पीछे वाला घर उन्हीं का था और वहाँ पर हमें पढ़ने के लिए जाना था। हम तीनों के पास एक साइकिल थी और उसी के सहारे हम वहाँ पर जाने का पूरा प्लान बना चुके थे। रचना सबसे पहले डिम्पल मैडम के पास 2 दिन लगा आई थी और हमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ बताई जा रही थी कि डिम्पल मैडम ऐसे करती है, डिम्पल मैडम ऐसे करती है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर था। ऐसी मैडम कई बार किसी खास बच्चे के लिए बुरी भी होती हैं, उसे बहुत तंग करती हैं। मैं सोच रहा था कहीं यहाँ पर मेरी बेइज्जती ना हो जाए। अब जब रचना कहे जा रही थी तो हमने भी वहाँ पर लगने का फैसला कर ही लिया। उस शाम लगभग 6 बजे हम ट्यूशन के लिए निकले थे।
क्लास में हमारी बहुत बेइज्जती हुई थी, हमें बहुत डांट पड़ी थी। अब जब रचना पढ़ ही नहीं पाई थी तो उसकी क्लास तो लगनी ही थी, साथ ही साथ हमारी क्लास भी लगी, क्योंकि हमारा ही ग्रुप हुआ करता था जो स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस था। हम अच्छे नंबर लाते थे, हमेशा हर गेम्स में आगे निकल कर आते थे, और अब हम पीछे पढ़ने लगे थे। अब यहाँ डिम्पल मैडम जो भी पढ़ाएंगी उसके सहारे हमें अच्छे नंबर लाने ही होंगे। एग्ज़ाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं। हम तीनों ने अपनी वो साइकिल उनके घर के बाहर लगा दी और उनके घर के अंदर चले गए। वहाँ 15-20 स्टूडेंट्स और थे और हम बिल्कुल नए थे। सभी हमसे बात कर रहे थे और हमें तो डर था डिम्पल मैडम का, कहीं वो सख्त हुई तो क्या करेंगे। रचना समझाई जा रही थी कि वो अच्छी है, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। लेकिन जब डिम्पल मैडम की क्लास शुरू हुई सारा डर खत्म हो गया। वो इतनी सुंदर थी और उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से बात करती थी और बिल्कुल भी डांटती नहीं थी। मैंने उस दिन 4 बार उनसे पूछा था, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं डांटा और अच्छे से समझाया। उसके बाद 3-4 दिन और हम पढ़ते रहे और अब तो यहाँ आने में बहुत मज़ा आने लगा था। स्कूल में टीचर्स अच्छे से नहीं समझाते, शायद वो अपना काम समझते ही नहीं, लेकिन ट्यूशन में डिम्पल मैडम जितने प्यार से समझा रही थी, हर एक चैप्टर बड़ी तेज़ी से समझ आ रहा था। इतनी तेज़ी से तो रचना भी नहीं समझाया करती थी, इसलिए हम रचना को तंग करने लगे थे कि तुमसे भी ऊपर कोई आ गया है। पहले तो हम रचना की काफ़ी तारीफ़ करते थे कि वो जो पढ़ाती है सबसे आसानी से समझ आता है और वो एक जीनियस है। अब हम कहने लगे थे कि जो डिम्पल मैडम पढ़ाती हैं उसका मुकाबला किया ही नहीं जा सकता, डिम्पल मैडम ज़्यादा बड़ी जीनियस है। रचना थोड़ी थोड़ी चिढ़ने लगी थी, लेकिन हम अपने चैप्टर कवर करते जा रहे थे। एग्ज़ाम आते आते हम अपनी बुक्स अच्छी तरह से रट लेते और इस बार तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले थे। इतनी अच्छी तरह से कभी चैप्टर समझ आए ही नहीं थे। ये चौथा दिन था, हम ट्यूशन में पढ़ रहे थे और मुझे तंग कर रहा था वहाँ पर आने वाला एक मोटा लड़का। उसका नाम तक मैं नहीं जानता था, लेकिन बार बार वो मेरी नोटबुक को खींच लेता, मेरा पेन नीचे गिरा देता, बार बार मुझे परेशान किए जा रहा था। मैं उससे झगड़ा करना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसकी नज़रों में झगड़ा ही सही था। वो बार बार तंग करता रहा और अंत में उसने मेरे एक चमाट लगाई जब डिम्पल मैडम आगे की तरफ देख रही थी। मैंने भी उसे चमाट लगा दी और तब तक डिम्पल मैडम पीछे देख रही थी और उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने इशारा करके मुझे कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद वो मोटा लड़का मुझसे लड़ने लगा। हम दोनों क्लास में लड़ रहे थे और डिम्पल मैडम हमें चुप कराने की कोशिश किए जा रही थी। हम दोनों हाथापाई कर रहे थे और डिम्पल मैडम रोकने की कोशिश किए जा रही थी। रचना और सौरभ ने भी हमें रोका और उसके बाद डिम्पल मैडम ने कहा, मेरे दूसरे रूम में आओ, तुम दोनों को समझाना होगा। अब मुझे डर लग रहा था। मुझे डांट खाने से हमेशा से डर लगता था और अपने उस रूम में बुलाकर ज़रूर डिम्पल मैडम बहुत ज़्यादा डांटने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ बुलाकर डिम्पल मैडम ने इतने प्यार से बात की, हम दोनों को समझाया। उस मोटे लड़के को भी बहुत समझाया मैडम ने और उसने बात मान ली। हम दोनों का गुस्सा इतना शांत कर दिया था मैडम ने कि हम दोनों ने हाथ भी मिलाया और गले भी मिले। उसके बाद बातें करते हुए उस रूम से बाहर आ गए थे। डिम्पल मैडम में कुछ जादू तो था। वो बातें इतनी अच्छी किया करती थी और दिखती भी इतनी अच्छी थी कि हर कोई उन पर भरोसा कर लेता और वो जो कहती हर कोई मान लेता। इसके बाद हम फिर से क्लास में चले गए थे और वो मोटा लड़का मुझे तंग नहीं कर रहा था, बल्कि वो मेरा दोस्त बनना चाहता था। लेकिन हमारा एक ग्रुप है, सौरभ, रचना और मैं। हम तीनों इस ग्रुप में किसी और को डालना नहीं चाहते थे और वो इस ग्रुप में आना चाहता था। हम मना करते रहे और पढ़ाई पर ध्यान लगाते रहे। डिम्पल मैडम के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। वो दिखती भी बहुत सुंदर थी और अब हमने ध्यान दिया कि जब हम 9 बजे के करीब ट्यूशन से निकल रहे थे और साइकिल उठाकर घरों की तरफ जा रहे थे, वहाँ बाइक पर कुछ लड़के जैसे देखने के लिए आए हुए थे। ये कॉलेज के लड़के लग रहे थे और पिछले 2-3 दिनों से हमें दिख रहे थे। शायद वो डिम्पल मैडम को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। ये इलाका बहुत मशहूर था। यहाँ पहले भी 2-3 लड़के गायब हो चुके थे। वो कहाँ गए किसी को पता ही नहीं चला और इसीलिए यहाँ आने पर लोग डरा करते थे। रात के वक्त यहाँ कोई भी घूमता नहीं है। ऐसी घटनाएं इस इलाके में बहुत ज़्यादा होती हैं।
इसका कारण पता नहीं चल पाता, लेकिन इन लड़कों को देखकर ये लग रहा था कहीं ये चोर लुटेरे तो नहीं, कहीं ये लूटने के लिए तो नहीं आए, कहीं यही तो लोगों का अपहरण नहीं करते। उस बाइक को जो लड़का चला रहा था मैं उसे जानता था। वो कॉलेज में पढ़ता था और हमारी कॉलोनी में ही रहता था। वो यहाँ पर इस तरह से चक्कर काट रहा है, उसे देखकर मैं हैरान सा हो गया था। उसके अगले दिन भी उसे देखा, लेकिन हम एक तरफ खड़े हो गए थे। रचना ने कहा था, जानेंगे क्या ये मैडम को तंग करता है, आज तो पता लगाकर ही रहेंगे। उसके बाद हम एक घर के पीछे छिप गए और ये देखने लगे यहाँ पर ये क्या करने आता है, क्या ये लड़कियों को तंग करता है। उसका ध्यान हम पर नहीं, डिम्पल मैडम पर था। जब वो अकेला बाइक पर आया हुआ था, घर के एक तरफ उसने बाइक लगाई हुई थी। उसके बाद डिम्पल मैडम घर से बाहर निकली और जंगल की तरफ चल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर 2 बार मुस्कुराया था उस लड़के की तरफ और जंगल की तरफ वो निकल पड़ी थी। हमें लगा था इनका चक्कर चल रहा है, इसलिए हम भी घरों की तरफ आ गए। अब रचना बार बार कहे जा रही थी कि डिम्पल मैडम देखने में तो अच्छी लगती है, बातचीत तो अच्छी करती है, लेकिन ये हरकतें करेगी उसे पता नहीं था। आज वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। अगले दिन हम फिर से पढ़ने के लिए 6 बजे ट्यूशन सेंटर पहुंच गए थे और यहाँ एक खबर फैली हुई थी, वो लड़का गायब हो चुका है जो मैडम के यहाँ चक्कर लगाने आया करता था। हर कोई उसकी बात कर रहा था। स्कूल में भी उस लड़के की बात हुई थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था और यहाँ कई बच्चों से सुनने के बाद हमारे कान खड़े हो गए थे। हम थोड़े डरे भी हुए थे, किसी को बताना नहीं चाहते थे कि कल हमने क्या देखा था। लेकिन आज वो लड़का गायब कैसे हो गया। अगले 2 दिन तक उस लड़के की तलाश जारी रही थी। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया था। उसके माता पिता उसे ढूंढने की हर कोशिश करते रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन वो लड़का मिला नहीं। हम भी डरते डरते किसी को बता नहीं पा रहे थे कि आखिरी बार हमने उसे कहाँ पर देखा था। उसकी ना तो बाइक मिली, ना वो लड़का मिला, जैसे वो कहीं गायब ही हो गया। हमने क्लास में डिम्पल मैडम से बात करने की कोशिश की थी, शायद उन्हें कुछ पता हो। हमने कहा, डिम्पल मैडम, वो लड़का जो कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ शाम के वक्त घूमने के लिए आता है, लड़कियों को छेड़ता है, कह रहे हैं वो गायब हो गया है। डिम्पल मैडम ने कहा, कौन सा लड़का, मैंने तो कभी नहीं देखा। इसे सुनने के बाद हम हैरान और परेशान हो चुके थे। रचना ने भी इशारा कर दिया था और बात नहीं करनी उनके बारे में, शायद ये हमें नहीं बताना चाहती। इसके बाद हम बाहर खड़े हो गए थे और आपस में बात कर रहे थे। कई और बच्चों से पूछा था, वो नहीं जानते थे। हर कोई डरता था, यहाँ रुकता ही नहीं था। इस इलाके को खतरनाक कहा जाता था, लेकिन हम यहाँ पर रुककर ये देख चुके थे, वो लड़का मैडम के साथ जंगल के अंदर की तरफ तो गया था, उसके बाद अगले दिन ही गायब हुआ है। शायद डिम्पल मैडम को बहुत कुछ पता हो, लेकिन हम भी तो नज़र में नहीं आना चाहते। हम भी इस बात को किसी को नहीं बताना चाहते थे। आज हम खुद इसकी सच्चाई जानना चाहते थे। हमने ध्यान दिया, अब एक और लड़का यहाँ पर बाइक पर घूमे जा रहा था। इस लड़के को भी हम पहचानते थे, ये भी कॉलेज में पढ़ता था और ये भी इस तरह से बार बार उस घर के अंदर झांकने की कोशिश करता रहा, जैसे कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। बार बार कभी इधर से आता, कभी उधर से आता। आधा घंटा हो गया था, हम भी उस घर के पीछे छिपे रहे, सच्चाई जानने की कोशिश करते रहे। रचना को लग रहा था इस घर से कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है, जो भी हुआ है इस घर में ही हुआ है। उसके बाद हमने देखा डिम्पल मैडम अपने पिता को बाहर ला रही थी। वो अपने पिता के साथ यहाँ रहती थी और उसके पिता बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे थे। उनसे जैसे हिला नहीं जा रहा था और वो छोटे छोटे कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। डिम्पल मैडम ज़रूर उन्हें घुमाने के लिए ले जा रही होंगी। डिम्पल मैडम उन्हें आगे वाली बंद गली की तरफ घुमाने के लिए ले जा रही थी और वो लड़का यहाँ बाइक घुमा रहा था। 2-3 बार उसने डिम्पल मैडम की तरफ देखा। डिम्पल मैडम के पिता तो नीचे देखे जा रहे थे क्योंकि उनसे पैर उठ नहीं रहे थे, लेकिन डिम्पल मैडम उस लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। ऐसा लग रहा था उनका कोई चक्कर चल रहा हो। इसके बाद रचना ने कहा, ये मैडम कैसी है, कैरेक्टरलेस लगती है, बातें तो अच्छी करती है लेकिन हर लड़के की तरफ मुस्कुराकर देखती रहती है। पता भी है उसे ये लड़का ऐसा वैसा ही है जो यहाँ पर घूमता घूमता आ गया है और
उसे भी पता होगा मैडम कितनी सुंदर है, इसीलिए इधर आया है। हम भी वहां से जाना नहीं चाहते थे। इसके बाद वो लड़का एक तरफ बाइक लगाकर खड़ा हो गया और मोबाइल चलाने लगा, जबकि डिम्पल मैडम ने अपने पिता को थोड़ा बहुत घुमाया और उसके बाद घर के अंदर छोड़ आई। और बाहर की तरफ वो जब चलकर आ रही थी बार बार मुस्कुराए जा रही थी। हमें थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मैडम फिर से जंगल की तरफ चल पड़ी और उस लड़के ने भी बाइक वहाँ पर लगाई और जंगल की तरफ चलने लगा। रचना कहने लगी थी, हमें जानना होगा ये मैडम क्या करती है, जंगल में क्यों जाती है और लोग यहाँ गायब क्यों हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर घरों में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। क्यों खतरनाक जगह माना जाता है इसे, चलो देख कर आते हैं। सौरभ बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन हमारे साथ तो आना ही था। जब ग्रुप में रहना हो तो साथ चलना ही पड़ता है। डिम्पल मैडम जंगल के अंदर जाए जा रही थी और हम उस लड़के को देख रहे थे। वो लड़का भी धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा और हम अब उस लड़के का पीछा कर रहे थे। आखिर ये कहाँ जाते हैं, रचना कहे जा रही थी। डिम्पल मैडम कैरेक्टरलेस है, ये लोगों को जंगल में ले जाती है और कुछ ना कुछ तो करती है, लोग गायब हो जाते हैं। मुझे डिम्पल मैडम पर शक है। हम उस लड़की का पीछा कर रहे थे। उसे भी बिल्कुल पता नहीं था कि हम पीछे आ रहे हैं। डिम्पल मैडम काफ़ी आगे थी, वो लड़का उससे बहुत पीछे और उससे भी पीछे हम थे। हम डिम्पल मैडम को तो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उस लड़के का पीछा किए जा रहे थे। काफ़ी आगे तक गए हम। वो लड़का भी धीरे धीरे जंगल के और अंधेरे कोनों में जाता रहा। हम उसका पीछा करते रहे और एक पेड़ के पास से वो जब निकला, हमें पता ही नहीं चला वो कहाँ गया। हम जल्दी से भागकर उसका पीछा करना तो चाहते थे, लेकिन वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा था, ना ही उधर से आवाज़ आ रही थी किसी के चलने की। जंगल में छोटे छोटे टिड्डों की आवाज़ ही इतनी तेज़ होती है, कुछ और सुनने ही नहीं देते। लेकिन एक तरफ से झाड़ियों के ज़्यादा हिलने की आवाज़ आने लगी। हम भागकर उस तरफ गए और एक पेड़ के आगे सपाट मैदान था। वहाँ डिम्पल मैडम खड़ी थी, लेकिन डिम्पल मैडम के बाल सफ़ेद से दिखने लगे थे, उनकी आंखें भी सफ़ेद सी हो गई थी। हमें एक तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो लड़का अकड़ गया था, खड़ा खड़ा डरा डरा सा लग रहा था। उसकी टांगें कांप रही थी, उसकी वो पैंट गीली हो चुकी थी क्योंकि उसने वहीं पर मूत दिया था। वो खड़े खड़े कांप रहा था और हम सोच रहे थे हो क्या रहा है। डिम्पल मैडम का चेहरा बदलते हुए देखा। उन्होंने उस लड़के को गर्दन से पकड़ लिया और लंबे लंबे नाखून उस लड़के के गर्दन के अंदर घोंप डाले थे। वो लड़का लकड़ी बनता हुआ देखा, सूखता गया। वो शरीर का सारा खून चूस लिया, सारी शक्ति चूस ली डिम्पल मैडम ने, और वो लड़का लकड़ी बन गया था। एक लकड़ी का छोटा सा डंडा बनकर नीचे गिर गया। डिम्पल मैडम उसके बाद वहीं खड़ी सर हिलाने लगी थी और हमें डर लगने लगा था, कहीं उसने हमें देख लिया तो हमें भी मार देगी। हम धीरे धीरे कदम पीछे बढ़ाने लगे और जब उससे दूरी बन गई, भागकर पीछे आने लगे। वो इधर ही आएगी और अगर उसे पता चला हमने ये सब देख लिया है, हम तो मारे जाएंगे। सौरभ सबसे आगे भाग रहा था। वो कहे जा रहा था, तुम्हें मरना है तो मरो, मैं तो निकलना चाहता हूँ। उस घर के पास से निकलते वक्त हमने देखा डिम्पल मैडम का शरीर वहाँ पड़ा हुआ था, जैसे डिम्पल मैडम वहीं पर बेहोश हो गई हो। लेकिन इस तरफ से तो हम आए ही नहीं और ना ही डिम्पल मैडम आई थी। तो जिसे हमने जंगल में देखा वो कौन थी? क्या ये असली डिम्पल मैडम है या वो असली डिम्पल मैडम है? रचना तो ये कहे जा रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा यहाँ से निकलो, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम जल्दी से भागकर उस घर के पीछे गए, अपनी साइकिल उठाए और अपनी कॉलोनी की तरफ निकल पड़े। हमने दूर से हिलती हुई डिम्पल मैडम देखी थी, शायद वो अब बेहोशी से उठ रही थी। मन में बहुत सवाल थे, जवाब देने वाला कोई नहीं। वो कॉलोनी हमारे कॉलोनी से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर दूर थी। साइकिल से ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं लगता था और हम जब अपनी कॉलोनी में आ गए तो घरों के नीचे खड़े होकर प्लान बना रहे थे। हमें पुलिस को बता देना चाहिए, सौरभ ने ये कहा था, लेकिन मैंने कहा बता तो देंगे, अगर वो कुछ साबित नहीं कर पाए, और एक लकड़ी को देखकर इंसान कैसे साबित कर पाएंगे। मैडम को पता चल गया वो अलग से।
अगर वो चुड़ैल हुई और हमारे पीछे पड़ गई फिर क्या करेंगे? पुलिस मदद नहीं करेगी, इसे हमें खुद सुलझाना होगा। पुलिस वाले तो कब से ढूंढ रहे हैं, उन्हें शक भी है यहाँ कोई मारता होगा। सबूत तो मिलते ही नहीं, और अब भी कौन सा सबूत मिले हैं? मैं कह रहा था कि इसका जवाब किसी से पाना होगा। आखिर ये कैसी शक्ति है? सौरभ ने कहा, बंजारा तांत्रिक, वही जिसके पास हम खेलने जाते हैं। बंजारा तांत्रिक, हमारे इस कॉलोनी के पीछे वो हमेशा लोगों को नजर आता है। लोग कहते हैं वो डरावना है, वो लोगों पर जादू टोना करता है, लेकिन हमारे साथ तो वो अच्छा व्यवहार करता है। 5 सालों से जानते हैं हम उसे। वो रात के वक्त शमशान घाट जाता है, हमें जादू करके दिखाता है, लेकिन किसी को परेशान करते हुए हमने आज तक नहीं देखा। कल उससे जवाब मांगेंगे। हम आज घरों में चले गए थे और सुबह हमने स्कूल से छुट्टी ले ली। तीनों ने बहाना बीमार होने का कर दिया था। उसके बाद बाहर सैर करने का बहाना लगाकर आ गए थे। हम सीधा बंजारा तांत्रिक के पास गए। बंजारा तांत्रिक बहुत ही अच्छा था, हमसे हमेशा हंसकर बात करता, और आज भी हमें वो एक जादू दिखाना चाहता था, लेकिन हम वो जादू देखना नहीं चाहते थे, अपनी बात उसे बताना चाहते थे। हमने उसे सब कुछ बता दिया। डिम्पल मैडम पर हमें शक है, वो लोगों को गायब कर रही है। हमने देखा उसके सफ़ेद बाल हो गए थे, उसके आंखें सफ़ेद हो गई थीं। उसने जैसे नाखून गड़ाए थे उस लड़के के गर्दन के अंदर और उसे लकड़ी का बना दिया। तो बंजारी तांत्रिक ने कहा, अच्छा तो वो चुड़ैल है, इसे नाखून वाली चुड़ैल कहा जाता है। ये शरीर से सारी शक्ति सोख लेती है और सबूत तक नहीं छोड़ती। वो लकड़ी बना देती है, तुमने आज बताया है, उससे दूर रहो। उसके बाद हमने कहा, लेकिन हमने डिम्पल मैडम का शरीर पीछे गिरा हुआ भी देखा। वो वहां पर बेहोश पड़ी थी। क्या वो जो आगे थी वो डिम्पल मैडम थी, जो पीछे थी वो डिम्पल मैडम थी? बंजारा तांत्रिक कहने लगा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। मैं कहता हूं वहां ट्यूशन जाना छोड़ दो। हम भी सोच रहे थे वहां ट्यूशन जाना छोड़ ही दें, कहीं हमारी जान पर ना बनाए। हम अब घर आ गए थे। हम तीनों ने अपने पेरेंट्स को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डिम्पल मैडम के बारे में सब अच्छा ही बताया था इतने समय से, इसलिए वो मान नहीं रहे थे। अचानक हम डिम्पल मैडम को बुरा कहने लगे थे, वो मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, जाना होगा तो वहीं जाना होगा, वरना अब किसी जगह ट्यूशन नहीं रखी जाएगी और पिटाई होगी वो अलग से। हम पेरेंट्स को मना ही नहीं पाए, तो अब हमें डिम्पल मैडम के पास ही पढ़ने जाना होगा। डिम्पल मैडम, वो नाखून वाली चुड़ैल। हमें एक चुड़ैल के पास पढ़ने जाना होगा और ये भी छिपाए रखना होगा कि हम सच्चाई जानते हैं। अगर उसे पता चला तो हमें भी लकड़ी बना देगी। हमें डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन आज शाम फिर से डिम्पल मैडम के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना ही था। शाम को 6 बजे हम वहाँ पर पहुँच गए। बाकी बच्चे बड़े खुश से नजर आ रहे थे और हम तीनों बहुत ज़्यादा परेशान। हमें पूरी सच्चाई जाननी थी। आखिर कौन है वो जो डिम्पल मैडम जैसी लगती है, या ये डिम्पल मैडम ही है? अगर ये डिम्पल मैडम ही है जो वहाँ आगे उस लड़के का शिकार कर रही थी और पीछे बेहोश होने का नाटक करने लगी, तो इसे पता तो होगा ही हम वहाँ पर आए हैं। क्लास के अंदर हर कोई सवाल पूछे जा रहा था, हम तीनों बिल्कुल चुप। हर रोज़ हम बहुत ज़्यादा शरारत किया करते, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चुप थे। हमारा ध्यान बार बार उस दीवार के पीछे से आ रही आवाज़ों पर था। पहले हमें लगा करता था कि डिम्पल मैडम के पिता वो आवाज़ें करते हैं, लेकिन अब जब हमें ये पता चल गया था कि डिम्पल मैडम शायद एक चुड़ैल हो सकती है, तो ये आवाज़ें कौन कर रहा है? क्या उसके पिता को ये पता है कि डिम्पल मैडम एक चुड़ैल है? हमने सोचा था कि हम उस कमरे में भी देखेंगे आखिर क्या है। किसी को वहाँ पर कैदी बनाकर तो नहीं रखा हुआ जो बार बार आवाज़ें करता है। और क्या ये डिम्पल मैडम के पिता ही हैं जिन्हें वो घुमाने के लिए बाहर लेकर आती हैं, जिनसे चला नहीं जाता? पूरी क्लास में हमने बिल्कुल शरारत नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। कुछ समझ तो हमें वैसे ही नहीं आया था, क्योंकि हम डरे हुए थे और मैडम की तरफ देखे जा रहे थे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चुड़ैल इतनी सुंदर नजर आती है। उसके बाद जाते वक्त डिम्पल मैडम ने आवाज़ लगाई, तुम तीनों यहीं रुको, बाकी सब चले जाओ। जब मैडम ने ये कहा था, हमारी टांगें कांपने लगी थी। हमें क्यों रोका है? क्या हमें भी लकड़ी बनाना है? रचना ने ये कहा था और मेरे अंदर से भी यही आवाज़ निकली थी।
लेकिन सौरव कहे जा रहा था, भागते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। मैंने कहा भाग तो जाएंगे, कल वापस यहीं पर तो आना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे। डिम्पल मैडम ने वो चिटिकनी लगा दी थी और हमें अपनी सीट्स पर बैठाकर कहा, आज तुम लोगों ने सवाल नहीं किया, सच सच बताओ क्या गड़बड़ चल रही है। मैंने तुम्हें देखा था, तुम साइकिल पीछे लगाकर कहीं खड़े हो जाती हो। सच बताओ, यहाँ पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं, या ज़्यादा ध्यान शरारतों में है? और आज तो शरारतें भी नहीं करने का मन था। क्या हुआ, कोई बात है जो तुम छिपा रहे हो? हम बार बार मना किए जा रहे थे, हम कुछ नहीं बताना चाहते थे। तो अंत में डिम्पल मैडम ने भी कहा, चलो ठीक है, जब मन होगा तब बता देना। उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया, हमें जाने के लिए कह दिया। हम जल्दी से अपनी साइकिल के पास गए और जब हम साइकिल चलाने लगे थे, डिम्पल मैडम बाहर की तरफ आ रही थी। मैंने पीछे सर घुमा कर देखा था और मेरे होश उड़ गए थे। डिम्पल मैडम के पीछे से एक सर निकला था, जैसे कोई उनके पीछे छिपकर खड़ा हो। वही सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल जो शायद उनके शरीर के अंदर से निकल रही थी। डिम्पल मैडम दूर से हाथ हिला रही थी बाय करने के लिए, लेकिन वो चुड़ैल जैसे भयानक सी आंखों से हमारी तरफ देखे जा रही थी। मैंने ये सब उस शीशे से देखा था। मैंने पीछे अपनी नज़रें नहीं घुमाई थी। जल्दी से इशारा किया, चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से जाना है, मुझे ज़रूरी काम है। मैं साइकिल तेज़ी से चलाने लगा तो सौरभ और रचना भी साइकिल तेज़ी से चलाने लगी। जब हम उस कॉलोनी से बाहर निकले तो रचना पूछने लगी, इतनी जल्दबाजी क्या है, तुम तो भागे जा रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा, मैंने डिम्पल मैडम के पीछे से निकलती हुई वो चुड़ैल देखी, जैसे उनके शरीर में वो समाई हुई थी। डिम्पल मैडम दूर से बाय कर रही थी, लेकिन वो चुड़ैल पीछे से निकलकर हंस रही थी, जैसे हमें कुछ संदेश दे रही थी। मैंने सर नहीं घुमाया, लेकिन कांच में से देखा था, इसीलिए जल्दी से वहां से भागा था। कुछ बताना नहीं चाहता था, वहां पर शक ना हम पर पड़ जाए। मैंने साइकिल चलाते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाने का फैसला किया था। सौरभ और रचना मेरे पीछे पीछे। वो सवाल किए जा रहे थे, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, बंजारी तांत्रिक के पास। हमें उससे पूछना होगा आखिर वो चुड़ैल कैसे डिम्पल मैडम के शरीर के अंदर से निकल रही थी। सच्चाई तो पता करनी होगी ना। जैसे ही हम बंजारी तांत्रिक के पास पहुंचे, वो भी रात के समय, वो खुद हैरान था, इस समय यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है बच्चे कब्रिस्तान में नहीं आते इस समय? मुझे फंसाना है क्या? तुम पागल लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हो। हम जल्दी से उसके पास पहुंचे और उसे सच्चाई बताने लगे तो वो भी चुपचाप हमारी बातें सुनने लगा था। बंजारा तांत्रिक कहने लगा था, अच्छा तो उसके अंदर से चुड़ैल निकलती हुई तुमने देखी? मैंने कहा, हाँ देखी। तो लगता है उसके शरीर के अंदर वो पहुंच गई है। वो अलग चीज़ है और डिम्पल मैडम अलग चीज़ है। जब भी कोई ऐसी अदृश्य चुड़ैल किसी के शरीर के अंदर पहुंच जाती है तो वो जुड़ जाती है, उसका रूप ले लेती है। हमें हमेशा लगता है कि ये वही है, लेकिन जब जब ये शरीर छोड़ती है, शरीर कमज़ोर हो चुका होता है, ये चुड़ैल लोगों को मारती है, वापस उसी शरीर में आ जाती है। ज़रूर तब भी यही हुआ होगा। डिम्पल मैडम जंगल में जाती होगी और ये उसके शरीर को काबू करके वहाँ पहुँचाती होगी, उसे छोड़कर शिकार करने के लिए आगे चली जाती होगी और डिम्पल मैडम को कुछ पता लगता ही नहीं होगा। ये जो चुड़ैल होती है ऐसा ही करती है, जिसके शरीर पर कब्जा करती है उसे कुछ पता होने नहीं देती। मैंने कहा, इसका मतलब वो चुड़ैल है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है? तो तांत्रिक ने कहा, हाँ पहुंचा सकती है, अकेले में उसके साथ कभी मत जाना। डिम्पल मैडम का शरीर जब होगा तब तुम बचे रहोगे। कहीं अंधेरे में ऐसी जगह जहां तुम्हारे लिए खतरा हो, वो चुड़ैल सामने आ गई ना तो मार भी सकती है। देखा है ना, लकड़ी बना देती है। तो हमें क्या करना होगा? मेरा यही सवाल था। उस तांत्रिक ने कहा, ये चुड़ैल ऐसे ही शरीर पर कब्जा नहीं करती। कोई मर्तबान जैसी चीज़ उसके घर में होगी जिसका ढक्कन लगा हुआ होगा। जब वो ढक्कन खुलेगा, ये चुड़ैल उस मर्तबान में पहुंच जाएगी। ढक्कन लगाना है दोबारा, बस ये चुड़ैल उस मर्तबान में बंद हो जाएगी। मर्तबान को मेरे पास ले आना, बस मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, उसे काबू करना चाहता हूँ। मेरे पास ले आना। यकीनन डिम्पल मैडम को कुछ पता नहीं होगा, बेचारी वो तो फंसी हुई होगी। ये चुड़ैल उस मर्तबान के सहारे घर में कैसे आ गई, तुम्हें ये भी पता करना होगा। कोई ऐसा कमरा जहाँ कोई आता जाता ना हो,
वहां पर तुम्हें पुराने जमाने का कोई मर्तबान दिखेगा या कोई पुरानी सी बोतल जिसका ढक्कन लगा हुआ हो। बस उसे देखते ही तुम पहचान कर लोगे, वो चमकता हुआ पारदर्शी सा मर्तबान। उसका ढक्कन मैडम के करीब आकर खोलना है। ध्यान रखना, शायद तुम्हें ये बहुत मुश्किल लगे, लेकिन अगर तुम्हें वहां पर जाना ही है तो ये करना ही होगा और जल्दी करना होगा। अगर उसे शक पड़ गया कि तुम्हें ये सब पता है तो तुम्हारे लिए खतरा दुगना हो जाएगा। हमें अब ये तो पता चल गया था कि उस चुड़ैल का सामना कैसे किया जा सकता है और उसे बस उस मर्तबान में दोबारा बंद करना है। हमें उस मर्तबान की सच्चाई नहीं जाननी। स्कूल में हम बस इसी के बारे में बात किए जा रहे थे। बाकी हमसे पूछ रहे थे कैसे चुड़ैलों की बात कर रहे हो, लेकिन हम किसी को बता नहीं रहे थे। चुपचाप आपस में बात किए जा रहे थे। शाम के वक्त हमने तैयारी कर रखी थी। हमें लगा था साथ वाले कमरे में वो मर्तबान होगा। यकीनन उसके पिताजी वहीं पर हैं। वो बीमार होंगे और उन्हें कुछ पता नहीं चलता होगा। किसी ने तोहफे के तौर पर उसे दे दिया होगा और चुड़ैल चिपक गई होगी डिम्पल मैडम के साथ। हमें बस वो मर्तबान ढूंढना है, डिम्पल मैडम के पास आना है, उसके बाद उन्हें उस मर्तबान के अंदर बंद कर देना है। 6 बजे ही हम ट्यूशन में पहुंच गए थे। धीरे धीरे बाकी सब बच्चे आ रहे थे। हम सबसे पहले पहुंचे हुए थे। हम उन बेंच पर बैठे हुए मैडम की तरफ देखे जा रहे थे। मैडम भी बार बार चेहरा ऊपर की तरफ करती, मुस्कुराती और अपनी उन बुक्स को पढ़ने लगती। लेकिन हम सोच रहे थे कैसे इसे बेवकूफ़ बनाएं और दूसरे कमरे में जाएं। इसे तो पता चल ही जाएगा ना। हम बैठे बैठे प्लान बनाए जा रहे थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद पूरी क्लास हो गई और हम क्लास से बाहर तक नहीं निकल पाए। रचना ने बार बार पानी पीने का बहाना तो किया, लेकिन पानी मैडम पीने जाने नहीं देती थी, तो हमें अंदर ही बैठना पड़ा। मैडम बार बार ग्लास पानी का लेकर आती, रचना को दे देती। मैडम भी परेशान हो रही थी और हमने भी रचना को मना कर दिया था, शक ना होने पाए। पूरी क्लास हो गई और अब घर जाने का वक्त था। हम काम कर ही नहीं पाए थे। तभी जब हम बाहर निकले, हमारी नज़र पड़ी एक लड़के पर जो बाइक पर वहाँ घूमे जा रहा था। डिम्पल मैडम बाहर आ चुकी थी। वो उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। हम जानते थे इसके बाद क्या होने वाला है। वो लड़का मैडम के साथ जंगल की तरफ जाएगा और यही तो मौका होगा घर के अंदर जाकर दूसरे कमरे में पहुंचने का। क्योंकि मैडम बाहर ही थी तो हम साइकिल चलाकर दूर जाने का बहाना लगाने लगे। हम तेजी से साइकिल चलाकर एक तरफ मुड़े और घर के पीछे घूम गए और हम घरों के पीछे से आते हुए उसी घर के पास वाले एक घर के पीछे छिप गए थे। वहाँ से हम देख रहे थे। हमने उस लड़के को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। शायद मैडम और जंगल के अंदर तक जा चुकी होगी। यही मौका है, घर के अंदर जाना होगा, उस कमरे में जाकर देखना होगा। मैं सबसे आगे था। मैं भागकर गेट के अंदर गया। उसके बाद वही ट्यूशन वाले रूम से आगे निकलकर वहाँ जा रहा था जिसमें उसके पिताजी बैठे होते हैं। उसके पिताजी को बस बाहर ही देखा था, अंदर कभी नहीं देखा था। उनका शरीर बहुत बूढ़ा होगा। हमने वो दरवाज़ा खोला और अंदर से कराहने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बूढ़ा बेड पर लेटा हुआ है। हम लाइट नहीं जलाना चाहते थे और हमने सोचा यहाँ मर्तबान कैसे ढूंढे। सामने एक टेबल पर मर्तबान पड़ा था, पुराने ज़माने का। उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एलईडी लगाई गई हो। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कुछ तो है उसमें, कोई शक्ति, अजीब सी शक्ति। हमने पहचान लिया उस मर्तबान को उठाना होगा, इंतज़ार करना होगा मैडम के पास आने का। तब मर्तबान का ढक्कन खोलकर उस चुड़ैल को इसमें बंद कर देना है। मैं सौरभ को आगे भेजना चाहता था, लेकिन सौरभ डरा हुआ था। उसने कहा, तुम ही आगे जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। मैं धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए उस बेड के सामने से मर्तबान के पास पहुंचता जा रहा था। उस बेड से हिलने की आवाज़ आ रही थी। शायद उसके पिता बार बार करवटें ले रहे होंगे, हो सकता है जाग भी रहे हों। मुझे जल्दी से मर्तबान उठाना होगा इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं। मैं जैसे ही मर्तबान के पास पहुंचा, कमरे की लाइट जल गई थी। ये ज़रूर डिम्पल मैडम के पिता ने जलाई होगी। अचानक से पीछे रचना की चीख निकल आई थी। वो चीखती हुई बाहर चली गई। सौरभ अब भी वहीं पर खड़ा था। मैंने जब अपना चेहरा घुमाया, उस बेड पर कोई बूढ़ा इंसान नहीं लेटा हुआ था।
एक शैतान लेटा हुआ था जिसका भयानक सा चेहरा था, बड़ा सा शरीर था, लंबे से नाखून थे और बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वो कोई इंसान नहीं था। भयानक सा चेहरा देख मैं डर गया था। उसने अपने नाखून से वो बटन दबाया था लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। अचानक मेरी नज़र पड़ी एक पैर पर। उस शरीर के नीचे से एक पैर निकला हुआ था। तब मेरे ध्यान में आया वो शैतान किसी के ऊपर लेटा हुआ था। कोई बूढ़ा आदमी उसके नीचे था। ये डिम्पल मैडम के पिता थे जो नीचे थे, उसके ऊपर वो शैतान था। ये शैतान ज़रूर इस शरीर के अंदर से निकला होगा जैसे डिम्पल मैडम के शरीर के अंदर से वो चुड़ैल निकलती है। हमें यहाँ से भागना होगा, ये शैतान कहीं पकड़ ना ले। तभी सौरभ ने कहा, अगर पकड़ना होता अब का पकड़ चुका होता। ये बेड से उठ नहीं पा रहा है, इसका कोई कारण होगा। शायद ये बूढ़े शरीर से जुड़ा है और उसी शरीर की तरह कमज़ोर है, या कोई और कारण है। इसके बाद बाहर गेट हिलने की आवाज़ आई। ये रचना नहीं थी। रचना तो सौरभ के पीछे खड़ी रो रही थी। बाहर से कौन अंदर आ सकता है, डिम्पल मैडम की सिवा। पीछे से डिम्पल मैडम को आता हुआ देख सौरभ डर गया और मेरे पास आ गया। रचना भी भागती हुई मेरे पास आ गई थी। हम घिर चुके थे। डिम्पल मैडम सामने से आई और कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए। वो अनजानों की तरह हमसे बात कर रही थी, लेकिन उनके शरीर के पीछे से निकलकर आती हुई वो चुड़ैल हमें डरा रही थी। वो उनके शरीर से निकलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन बार बार खींचकर अंदर जा रही थी। इसके बाद डिम्पल मैडम चलकर अपने पिता के पास गई। वो शैतान वहां पर मौजूद नहीं था। डिम्पल मैडम उनके पास बैठ गई। हम भी बात को घुमाने लगे। हम यहाँ पर एक नोटबुक छूट गई थी, इसलिए आए थे। हमें लगा आप आ जाएंगी तो पूछेंगे। हम बस चलकर इधर आए, आपके पिता को देखने लगे, ये बहुत बीमार है ना। डिम्पल मैडम हमारी तरफ देखकर हमसे बात कर रही थी और पीछे वो चुड़ैल उनके शरीर से बाहर निकली। उसने अपना हाथ बाहर की तरफ निकाला और उनके पिता के मुंह के करीब ले गई। वो शैतान जो उनके पिता के शरीर के अंदर था वो बाहर निकला और उसकी बाजू से खून चूसने लगा। तो ये करते हैं, सौरभ ने कहा। ये चुड़ैल वहाँ लोगों को मारकर खून चूसती है, शक्ति चूसती है, यहाँ आकर इस शैतान को देती है। तभी ये लोग यहाँ पर इस तरह से बंधे हुए हैं। हमारी ये खुसपुस सुनकर डिम्पल मैडम कहने लगी थी, क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उन्हें शायद ये पता ही नहीं था उनके शरीर के अंदर एक चुड़ैल है। तो हमने कहा, मैडम अभी आप कहाँ गई थी? मैडम सोचने लगी, कहाँ गई थी क्या? यहीं पर हूँ। मैंने कहा, वो देखो घड़ी, इतना समय हो गया। आपको नहीं लगता अगर आप क्लास से आई हैं तो अभी 9 बजने चाहिए? यहाँ तो 9:30 हो चुके हैं, ये कैसे? डिम्पल मैडम बहुत ज़्यादा हैरान थी और वहाँ पर वो शैतान खून चूस रहा था उस डायन का और उसका शरीर बाहर निकलने को आ चुका था। वो डिम्पल मैडम के गर्दन के पास अपने नाखून पहुँचा रहा था। ज़रूर इस शक्ति से ये शैतान बढ़ता होगा, बचता होगा। मैंने भागकर डिम्पल मैडम की पीठ के पास वो मर्तबान लगा दिया और ढक्कन खोलते ही वो चुड़ैल जैसे उड़ती हुई उसमें बंद हो गई। मैंने ढक्कन लगा दिया था और उसके बाद डिम्पल मैडम ने मुझे धक्का दे दिया। ये क्या कर रहे हो बदतमीज़? ये क्या करना चाहते थे? इसके बाद हम डरे हुए थे। हम बाहर की तरफ भागने लगे। मर्तबान में चुड़ैल कैद हो चुकी थी। जैसा उस बंजारी तांत्रिक ने कहा था हमने वैसा कर दिया था, लेकिन उस शैतान के बारे में हमें नहीं पता था। हम अपनी साइकिल लेकर बाहर की तरफ भागने लगे थे और पीछे से डिम्पल मैडम आवाज़ें लगाए जा रही थी, उस सामान को चुराकर कहाँ जा रहे हो? वो मेरे पिताजी का है, कहाँ ले जा रहे हो? मैडम ये कहे जा रही थी, लेकिन हम तो वहाँ से भाग निकले। उसके बाद सीधा हम 10 बजे के करीब उस बंजारे तांत्रिक के पास पहुँचे। हमें इस समय उस कब्रिस्तान में देख वो हैरान परेशान था और कहने लगा था, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाथ में क्या है? हमने वो जब चमचमाता मर्तबान उसे दिखाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एक टक लगाए इस मर्तबान की तरफ देखे जा रहा था और कहे जा रहा था, वाह नाखून वाली चुड़ैल, तुमने इसे कैद कर दिया, कमाल कर दिया। इसे कैद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ये कमज़ोर होती है
तभी कैद की जा सकती है। लेकिन ये कैसे किया तुमने? तो हमने कहा, शैतान जो उसके पिता के शरीर के अंदर घुसा हुआ है, हमें उसे भी पकड़ना होगा। वो बहुत भयानक था और इसकी बाजू चूस रहा था। तो बंजारे तांत्रिक ने कहा, अच्छा तो ये चुड़ैल गुलाम है उस शैतान की। तुमने इसे तो कैद कर लिया, अब उस शैतान को कैद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी औरत के शरीर में ये चुड़ैल जा सकती है तो शैतान किसी मर्द के शरीर में जाता है। लेकिन शैतान में एक कमी होती है, जब वो किसी का शरीर अपनाता है तो अपनी शक्ति छोड़कर पहुंचना पड़ता है, तभी वो अमर हो सकता है। उसे अब धीरे धीरे कहीं और से शक्ति पानी पड़ती है। वो गुलाम बनाता है एक चुड़ैल को। ये उसकी गुलाम होगी, अपनी शक्ति उसे देती होगी, और अगर उसे और शक्ति ना मिली वो बूढ़े शरीर के साथ खुद ही मर जाएगा। हमने बता दिया था कि वो शैतान इसकी बाजू से खून चूस रहा था, हमने तभी इस चुड़ैल को कैद कर दिया। तो तांत्रिक हंसने लगा। क्या किया? उसे भूख तक नहीं मिटाने दी। अब उसका बचना मुश्किल है। उसे 1 हफ्ते में एक शिकार चाहिए होता है और धीरे धीरे उसका शरीर तगड़ा होता है। कम शिकार मिले होंगे और वो शायद वहाँ से उठ नहीं पाता होगा। पहले ही तुमने इस चुड़ैल को कैद कर लिया, ये तो अच्छा काम किया। अब तुम घर जा सकते हो। इस चुड़ैल का निपटारा मैं करता हूँ। अघोरी बाबा के पास जाना होगा, उन्हीं से ये सब सीखता हूँ और इसे कैसे पूरी तरह काबू करना है वही बताएंगे। हम मर्तबान उस तांत्रिक को दे आए थे और हमें ये भी पता चल गया था कि अब उस शैतान का अंत भी जल्दी हो जाएगा। अगले दिन सुबह हम स्कूल गए और स्कूल में ही हमें ये खबर मिल गई थी, डिम्पल मैडम के पिता की मौत हो गई है। शाम के वक्त हम वहाँ ट्यूशन के लिए गए थे, लेकिन मैडम ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहती थी। हम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उनके पिता का हमने सामान चुरा लिया और उनके पिता भी चल बसे। वो हमसे भी नाराज़ थी, लेकिन फिर भी क्लास में पहुँचते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। पिता की मौत हो गई थी, फिर भी उस दिन उन्होंने सब बच्चों को पढ़ाया था। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक थे। बहुत अच्छी थी डिम्पल मैडम। बार बार उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उनके पिता बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे। वो कैंसर से लड़ रहे थे और कभी भी उनकी मौत होने ही वाली थी। उनकी मौत डॉक्टर ने 1.5 साल पहले ही बता दी थी, लेकिन वो फिर भी लड़ लड़ कर इतना जिए थे। डिम्पल मैडम मायूस थी, लेकिन हम तो जानते थे उनके पिता के शरीर के अंदर वो शैतान था जो धीरे धीरे अमर होने की तरफ बढ़ रहा था, शक्तियां ले रहा था इंसानों की, और अगर वो अमर हो जाता तो कहर बरपाता लोगों पर। उससे पहले ही चुड़ैल को हमने कैद कर लिया और उसे शैतान का अंत कर दिया। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक थे और एग्ज़ाम्स में हमारे नंबर आए भी बहुत ही अच्छा। लेकिन डिम्पल मैडम अब भी हमें कहा करती है, वो मर्तबान मुझे ला दो। वो मर्तबान मेरे पिता की निशानी है। उनके पिता को ये किसी ने गिफ्ट किया था। हम उन्हें आज भी बता नहीं पाते कि वो मर्तबान कहाँ है, लेकिन वो कहानी उन्हें ना ही पता चले तो अच्छी होगी। जो भूतों की कहानियाँ लोगों के लिए डरावना सफ़र होती है, वो हमारे लिए सुहाना सफ़र बन गई थी। ये कहानी आज भी हम तीनों अपने दोस्तों को बताते हैं और बड़ा रौब दिखाते हैं। हम चुड़ैलों का सामना कर चुके हैं और लोग भूतों से डर जाते हैं।